अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में एक के बाद एक अहम पेशरफ्त हो रही है। अपोजिशन को शिकायत थी कि कौमी असम्बली और सेनेट में इमरान खान के नामजद करदा अपोजिशन लीडर की तकर्री नहीं हो रही, मगर फिर हुकूमत ने 4 माह के बाद 16 जनवरी को महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर इसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भी सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। फिर रवां हफ्ते पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो गई, जिसे दोनों जमातों ने मस्बत करार दिया। और हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बहुत ही अच्छे अंदाज में मुलाकात हुई है। अगर 8 फरवरी के बाद कोई नई तारीख ना दी गई तो इमरान खान की मुलाकात हो जानी चाहिए। 8 फरवरी के बाद ही हो पाएगी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होनी। 8 फरवरी गुजर जाए फिर मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, अगर 8 फरवरी के बाद कोई नई डेट ना दी तो फिर तो होनी चाहिए। फिर ना मुलाकात होने का तो फिर कोई जवाब बाकी नहीं रहता। फिर कल इमरान खान की तो बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हो सकी, मगर बुशरा बीबी को अपनी बेटी और भाभी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। और इस मुलाकात को बैरिस्टर गौहर खान ने खुश आइंद करार दे दिया और कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई ने इमरान खान के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है, जिसका जवाब एक दिन में आ जाएगा और यह बातचीत आगे चल पड़ेगी। और आज यह खबर सामने आ गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर अचकजई से मिलेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अगले कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेंगे और अपने वफ्द के हमरा अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आज़म जब पार्लियामेंट आएंगे तो अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेंगे। खबर में ज़राए के हवाले से लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए राब्ते हुए और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राब्ते का किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक कज़ाकिस्तान के सदर के दौरे और वज़ीर आज़म की दीगर मसरूफियात के बाइस अपोजिशन लीडर से मुलाकात में वक्फा आया। शहबाज शरीफ मुलाकात से पहले सदर आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में लेना चाहते थे, मगर सदर आसिफ अली जरदारी की कराची में मौजूदगी की वजह से पीर के रोज़ मुलाकात नहीं हो सकी थी। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुतवक्के मुलाकात की तस्दीक करते हुए बताया कि इस मुलाकात के लिए मरकज़ी किरदार राना सनाउल्लाह ने अदा किया है। ये जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि मुतवक्को है लीडर ऑफ अपोजिशन से प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो राना सनाउल्लाह साहब ने अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि मैं खुद अपोजिशन लीडर के चैम्बर जाऊँगा असेंबली में और वहाँ ये मुलाकात होगी। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पहले तो यही होता था मुज़ाकरात कैसे हों, कब हों, किस जगह हों। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो टीम कैप्टन है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो जो खुद लीड ले रहे हैं, ये बहुत खुशाइंद है। और मैं अपोजिशन से भी ये तवक्को करता हूँ कि तमाम वो मुतनाज़ा मामलात जिसके ऊपर ये बात करते हैं मिल बैठ के तय हो सकते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है क्योंकि महमूद खान अचकजई ना सिर्फ अपोजिशन लीडर है बल्कि इमरान खान ने उन्हें बातचीत का इख्तियार भी दिया हुआ है। और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के हवाले से महमूद खान अचकजई जो फैसला करेंगे वो उन्हें कबूल होगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, आप खुद नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। राना साहब, आप इन मामलात को लीड कर रहे हैं, खुद वफाकी वज़रा आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी यही बता रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं और बात कहाँ तक जाएगी? क्या जुम्मे को वाकई वज़ीर आज़म की और अपोजिशन लीडर की मुलाकात हो जाएगी? देखें, ये मुलाकात जो है ये तो बिल्कुल मोस्ट लाइकली जो है वो होगी और इसका दिन या टाइम या जगह के मुतल्लक तो खैर अभी कोई बात हतमी तौर पे तय नहीं हुई, लेकिन ये तय है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलेंगे। एक तो आइनी तौर पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के महमूद खान अचकजई साहब के साथ कोई तकरीबन पिछले 30-35 साल से तल्लुकात हैं और वो मुझे ख़ुद बता रहे थे। तो ये तो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है इसमें ये हो ही नहीं सकता कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से ना मिले। ये एक अनहोनी जो है ये 18 से 22 तक रही है 4 साल कि लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ द अपोजिशन से ना फ़ोन पे बात की, ना कभी हाथ मिलाया, ना कभी मुलाकात की। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर लीडर ऑफ द हाउस बिल्कुल महमूद खान अचकजई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिस दिन भी जो है वो होस्ट करने को भी तैयार हैं।
अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो उनको वेलकम है, वरना जिस दिन भी वो हाउस में आए और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पे मौजूद हुए तो बिल्कुल उनके साथ जो है वो मुलाकात होगी। मगर राज साहब, ये अचानक जो इतनी तेजी से हो रहा है, पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात होगी वज़ीर आज़म से, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलने जा रहे हैं और सब 8 फरवरी से पहले हो रहा है। क्या ये 8 फरवरी के एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने के लिए हो रहा है? मुलाकात ने खुद अपने आप में ब्रेक थ्रू है, मगर क्या इसके नतीजे में भी कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं? देखिए, यही वजह है जो मैंने बात की है ना कि इस बारे में कोई दिन, जगह या टाइम का जो है वो तयन नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात बिल्कुल वज़ीर आज़म एज़ लीडर ऑफ द हाउस जो है वो करेंगे। कि अगर हमने कोई इस तरफ कोई पेशरफ्त की या कोई बात की तो फिर यही कहा जाएगा कि वो जी वो 8 फरवरी की वजह से जो है ना ये सारा हो रहा है। तो अगर कोई 8 फरवरी को इससे कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल है तो हम कतन लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन को ख़राब नहीं करना चाहते, 8 के बाद मिल लेंगे। तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। 8 फरवरी के हवाले से ना कोई हमने बात की है, ना वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब से इस बारे में कोई बात हुई और ना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन से इस बारे में बात होगी। और मैं ख़ुद समझता हूँ कि शायद 8 फरवरी से पहले जो है वो मुलाकात उनके ऊपर कोई असरअंदाज हो कि जी आपने मुलाकात की और हमारा मोमेंटम जो है वो जाता रहा। तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नेक्स्ट वीक मुलाकात हो जाएगी, 8 फरवरी के बाद हो जाएगी। खोखर साहब, ये खोखर साहब, हुकूमत आगे भी बढ़ रही है, फ्लेक्सिबल भी नज़र आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब जब बात कर रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, आप तंजिया मुस्कुरा रहे थे या इत्मीनान की मुस्कुराहट थी? कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? सारी सूरत हाल को शाहजेद भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ कि संजीदा लोग दोनों अतराफ से, जिनमें सरे फहरिस्त राना सनाउल्लाह साहब हैं, मीडिया में लोग हों, अदरवाइज माशरे में, सब ये समझ रहे थे कि मुल्क में जहां तक ये सियासी टेम्परेचर पहुंच चुका है, इसको नीचे लेकर आने की जरूरत है और सियासत के अंदर डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हम ये समझते हैं, बतौर अपोजिशन हमारा ये मानना है कि इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान, इकोनॉमिक बहरान और सिक्योरिटी के बहरान की कन्वर्जेंस हो रही है। चंद दिन पहले के आप वाकयात देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ, हमारी मईशत के एदादो शुमार आप देख लें, बेरोजगारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल टेम्परेचर, रिप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वर्कर्स, ईमान मजारी, सियासतदानों को तो आप छोड़ दें। तो मुल्क में जो माहौल है और फिर मीडिया के साथ जो पीका कवानीन के तहत जो बीत रही है, तो तमाम ये जो हालात की मैंने आपके सामने मंजर कशी की, ये इस बात का तकाजा करते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल। एक तो पीटीआई की तरफ से आता था कि ये कठपुतलियां, हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से आता था कि मुज़ाकरात किस चीज़ के मुज़ाकरात, किसी ने मेरे घर पर डाका डाला है, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो। जाहिर उस वक्त बात हो रही थी कि फिर वज़ीर आज़म या हुकूमत खुद तो नहीं आएगी ये कहने के लिए कि जी चले हम इलेक्शन करा लेते हैं। तो आप भी फिर फ्लेक्सिबल हुए हैं कि जी मुज़ाकरात हमें सियासतदानों से ही करने हैं। जिस दिन वजीर आजम साहब ने काबीना की मीटिंग में ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बाद ऑपोजिशन अलायंस की बड़ी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और हमने टू द सरप्राइज ऑफ मैनी हमने डिसाइड यही किया कि अनकंडीशनल जो मुज़ाकरात की दावत है उसको कबूल किया जाए। और उसमें हमने वाज़ेह किया कि हम, जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, जो स्पेस सीड हो चुकी है उसके लिए, नए इलेक्शंस इस मुल्क में कैसे कराने हैं, उस प्रोसेस को कैसे क्रेडिबल बनाना है, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे होनी है, इलेक्शन लॉज को कैसे ठीक करना है, इन तमाम चीजों के ऊपर हम बातचीत करने के लिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी के लिए, ये वो चीजें हैं कि जो किसी जमात के मुतल्लिक नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुतल्लिक है। एंड इट्स हाई टाइम कि हम दोनों अतराफ से, अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से, हालात की नजाकत को समझते हुए इन चीजों के ऊपर संजीदगी दिखाएं। और उसमें एक दफा फिर मैं राना सनाउल्लाह साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा एक संजीदगी का मुजाहरा किया
और इस तरह मुस्लिम लीग नून में और हुकूमती बेंचेस में और भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, और यही आपको ऑपोजिशन की अतराफ पे भी नजर आएगा कि हम चाहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें ताकि पॉलिटिक्स दोबारा कभी डिटीरिएट होकर इस मुकाम तक ना पहुंचे कि जहां पर सियासी मुखालफतें सियासी दुश्मनी में बदल जाए। और राज साहब ज़ाहिर खुद हुकूमती वज़रा भी, फिर मुज़फ़्फ़र नवाज़ खोखर साहब भी आपके किरदार की तारीफ कर रहे हैं, मगर एक बात आप भी कहा करते थे, वो ये कि मुज़ाकरात करें तो हम करें किससे? इनके तो अपने रहनुमा डरते हैं कि हम कोई चीज़ कमिट करके आ जाएंगे, पीछे से पता नहीं इमरान खान कोई और हुक्म दे देंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से भी आप ये कहते थे कि उन्हें मैंडेट तो दिया है मगर बाद में पीछे से हट जाएगी तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई साहब को भी एम्बैरेस कर देगी। अब आपको भी कम से कम ये एतमाद है कि जी मैंडेट है महमूद खान अचकज़ई साहब के पास और हम बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी? देखें शाहजेब, अगर एतमाद ना भी हो तो फिर भी जो है वो बात को आगे बढ़ाने के अलावा और चारा क्या है। अब मुस्तफ़ा खोखर साहब ने जो बात की है उसमें बाकी जो मंजर कशी उन्होंने की है वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन उसके मुतबादल उसके बिलमुकाबल भी एक मौक़िफ़ है। लेकिन जो दो बातें उन्होंने की कि सैनिटी शुड प्रीवेल, लेकिन फैसला या सोचा ये जाना चाहिए कि सैनिटी किस तरफ प्रीवेल हो। एक तरफ तो जब अपोजिशन में थे, मुकदमे बनाए जा रहे थे, जेलों में डाला जा रहा था, उस वक्त भी बैठने को तैयार थे, चार्टर ऑफ इकानमी करने को तैयार थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने को तैयार थे। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी देन अपोजिशन लीडर ने कहा कि खान साहब बेशक इलेक्शन में हमारे साथ जो है RTS बैठा के जो है वो हमारी सीटें छीनी गई हैं और आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, लेकिन अब आप बन गए हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आज भी उन्होंने 2 दफ़ा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को कहा कि हमें बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। यौम आज़ादी पे अस्करी क़यादत की मौजूदगी में उन्होंने सबको ऑफ़र किया कि आएँ मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। तो मामला ये है कि कौन है जो पिछले 15 साल से, यानी अक्टूबर 2011 से लेके अब 2027 आ गया, कौन है जो बैठने को तैयार नहीं है? कौन है जो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है? जो वो हैं वो इमरान खान साहब हैं और उन्होंने अब तो मैंडेट दिया है ना कि ये इलेक्शन रूल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भाई जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे तो इलेक्शन रूल्स आप कैसे बना लेंगे? इलेक्शन अगर फेयर नहीं इस मुल्क में हो रहा है तो क्या ये कोई पहली दफ़ा इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम है? हर इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम आता रहा है। तो ये अगर फेयर इलेक्शन के लिए अगर रूल्स ने फ्रेम होना है, अगर ज़ाब्तों ने तय होना है, तो वो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, सियासतदानों ने करने हैं, सियासी जमातों ने करने हैं? और कैसे करेंगे जब तक वो टेबल पे नहीं बैठेंगे? ये और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब तो यही कह रहे हैं कि ये फैसला किया गया कि हमें एंगेजमेंट करनी है, मगर इसका तो वाज़ेह जवाब देना चाहिए ना। मगर राज साहब इसके लिए तो वो कह रहे हैं ना कि अब हमने फैसला किया कि हमने बात करनी है, बट अभी भी सवाल ये है कि राज साहब ये आपके साथ बैठ जाएं तो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात की खराबी है वो आपको कितना मैंडेट देती है, कितना रूम देती है आगे बढ़ने के लिए और स्पेस क्रिएट करने के लिए? देखें, जहाँ तक यानी टेबल पे बैठने की बात है, मैं बिल्कुल पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पिछले 4-6 माह में इस बात को बार बार दोहराया है, लाजम होगा कि उन्होंने अपनी कोलिशन पार्टनर्स को भी, अपने पार्टी लीडर को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया होगा। बाकी जब आप बैठेंगे तो बात तो फिर शुरू होगी ना कि किस बात के ऊपर किसका क्या मौक़िफ़ है और किस जो है वो सिमत कितना आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन बात शुरू होगी तो इन चीज़ों का पता चलेगा ना। खोखर साहब, ज़ाहिर एक तरफ इख्तलाफात हैं जो कि इदारों के दरमियान और PTI के दरमियान नज़र आते हैं, एक तरफ से फिर ट्वीट्स, दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी हमें नज़र आया और सख्त जुमलों के तबादले भी हमें नज़र आए। इस सारे माहौल में और जो ज़ाहिर इख्तियारात मौजूद हैं उसमें भी आपको ये रूम नज़र आ रहा है कि बात आगे बढ़ सकती है और सियासतदानों के साथ ही आगे बढ़ सकती है। जो बात राना साहब कह रहे हैं कि हम तो माजी में भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं।
शाजिद भाई, इस सारे प्रोसेस में बहुत मुश्किलात हैं और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम भी बड़ा प्रेशर फेस करते हैं कि जब इमरान खान साहब की जो उनके हकूक बतौर कैदी उनको हासिल है, जब उनके ऊपर अमल नहीं होता, ऑपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन होता है, उनकी बहनों के ऊपर वाटर कैनन हर हफ्ते होता है, कारकुनों के ऊपर उनकी जमात के तशद्दुद होता है, महमूद खान अचकजई साहब लाहौर जाते हैं और पंजाब के अंदर वेलकम उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ के किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देती हैं कि हमें अपने रैंक्स के अंदर भी इस बात को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए बड़े तगदौ करनी पड़ती है। तो हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो इस माहौल को, क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत के पास लाठी है, और 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों का हाल कर दिया गया है, कि इस माहौल में कोई ऐसा मिस स्टेप ना उठाए कि जिससे सारी की सारी जो एक एफर्ट है वो अंडरमाइन हो जाए। अच्छा होगा पार्लिमानी रिवायात रही हैं कि ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मुलाकात हो, और खुसूसन इतने टेंस पीरियड के बाद जो पिछले 4-5 साल गुजरे। और मैं राना साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि देखिए, हमने अगर इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करना है तो इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करने के लिए फिर हमें सिर्फ ये नहीं कि 2024 का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, उसके शफाफियत पर सवालात हैं, हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि फिर 2018 का जो इलेक्शन था उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स थे, आरटीएस का फेलियर हुआ था। तो हमें एक होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन करनी है कि जिसमें हर किसी ने अपने हिस्से की गलतियों को भी तस्लीम करना है और इस मुल्क और कौम के लिए ये फैसला करना है कि दोबारा पॉलिटिकल हालात इस नहज पर ना पहुंचे। मगर खोर साहब, उसमें एक चीज जो बार बार हो जाती है, जिसमें तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं से भी अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो भी इस बात पर नाला नजर आते हैं कि फला ट्वीट ना हुआ होता, सोशल मीडिया से कैंपेन ना चली होती, बयान ना आया होता, जेल में मुलाकात के बाद ये बात ना की गई होती, तो वो बेहतर है आगे बढ़ने के लिए। अब तहरीक इंसाफ को स्पेस मिले, आप लोगों को स्पेस मिले, डायलॉग आगे बढ़े, हुकूमत के पास भी स्पेस हो कि आप लोगों के साथ आगे बढ़े, उसके लिए क्या इस पर भी आप बात करेंगे तहरीक इंसाफ से कि जरा मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़े? अगर 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब की, तो क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा इसके लिए? देखिए, रास्ता तो सियासत का काम है निकालना। बहुत गंभीर भी हालात हो जाएं, दरवाजे बंद भी हो जाएं, मेरा तो हमेशा से मानना यह रहा है, और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। आपके सामने कि 90 की एक पोलराइज्ड सियासत थी, और उस पोलराइज्ड सियासत के नतीजे में जो दूरियां पैदा हुई थी, उसको उस वक्त शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको पसे पुश डाला, और पाकिस्तान की तारीख में एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया, जिसमें अपनी इंटेंशन का इजहार किया कि पाकिस्तान को किस जानिब गामजन होना है। और हम ये समझते हैं कि उस कॉन्वर्सेशन को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये भी हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्पिरिट को डिफीट करने में जो रोल रहा है, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी गलतियों को तस्लीम भी करना होगा। तो अब हम जिस मोड़ पर पहुंच चुके हैं, आगे का रास्ता निकालने के लिए ऑफ कोर्स हमें बड़ी हिकमत और दानिशमंदी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर है कि अब जिस तरह ताजा खबरें आई कि कराची में और मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर एक दोबारा से क्रैकडाउन शुरू किया गया है, तो ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेशन के माहौल में, और फिर मैं मीडिया का एक दफा फिर जिक्र करूंगा, काफी दिनों से सोशल मीडिया पे पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि नसीम जहरा साहिबा को भी ऑफ एयर कर दिया गया है, और इससे कबल भी, इससे पीछे भी एक तवील फहरिस्त है एंकर्स की जिन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है, और फिर सेल्फ सेंसरशिप भी हो रही है। आपको इन चीजों का बखूबी इल्म है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट आई है ईमान मजारी के हवाले से, हादी चट्ठा के हवाले से। तो ये पॉलिटिकल रिप्रेशन का माहौल हमें खत्म करना पड़ेगा। ये राज साहब, ये जो बात खोखर साहब की तरफ से की जा रही है, उसमें क्योंकि अगर आप, जाहिर है आपने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर किया है, इस वक्त स्टेप लिया है, तो खोखर साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी राना साहब का बड़ा किरदार है। नाउ उसके लिए बड़ा लाजमी नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो, ये क्रैकडाउन का सिलसिला ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये होता रहा तो
तो फिर वैसे ही अचकजई साहब की, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की, सुहेल आफरीदी साहब की, वो वैसे ही प्रेशर में आ जाएंगे पार्टी के अंदर कि एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ आप बैठे हुए हैं। तो ये लोग भी बैकफुट पर ना चले जाएं तहरीक इंसाफ के अंदर ही। उसके लिए बड़ा लाजमी है कि अगर आप सिंसियरली चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, कि ये चीज़ें ना हो रही हों, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हों। देखिए शाहजेब, ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से कि हम कहें कि जी पहले ये कॉन्फिडेंस मेजर्स आप लें तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे, वो कहेंगे जी पहले आप लें, इस तरह से होता नहीं है। ये चीज़ों को जो है वो माजी को एक साइड पे करके हाल की और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो है वो बात करना पड़ती है। अब देखें, जो अब 8 फरवरी के हवाले से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन इक़दामात ले रही है, जिसका ज़िक्र किया मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने कि कराची में या किसी और जगह पे, तो मामला ये है कि 9 मई के बाद किस तरह से जो है वो उस पार्टी के ऊपर एतमाद किया जा सकता है कि वो पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगी, वो पुरअमन सियासी एहतजाज करेगी। 26 नवंबर के बाद जो है वो ये कैसे समझा जा सकता है कि वो जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं वो यहाँ पे आके जो है वो कानून और आइनी और रूल्स के मुताबिक जो है वो सियासी एहतजाज करेंगे। तो ये जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये जब तक कोई बैठेगा नहीं उस वक्त तक ये चीज़ें दूर नहीं होंगी। और जो कुछ भी हो रहा है, हर साइड अपनी बातों कर रही कि जी ये हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ऐसा होने की कोई वजूहात भी थी, को हमने भी कुछ किया था, हमारी तरफ से भी बहुत कुछ हो रहा है, और उसके रद्द अमल में भी फिर जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं नहीं समझता कि मैं खोखर साहब, ये एक बात तो राणा साहब कह रहे हैं, क्योंकि अचकजई साहब इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, उनके हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने खत लिखा वज़ीर आज़म को। 8 फरवरी के बाद राणा साहब ने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था अगर कोई और कॉल नहीं है या कोई और ऐसी बात नहीं है तो फिर मुलाकात करा दी जाएगी। 8 फरवरी के बाद क्या इरादा है आप लोगों का? नाज़िर भाई, ये हक है इमरान खान साहब का कि वो अपने रुफ़का से, अपने वकला से, अपने ख़ानदान से मुलाकात कर सकें। ये पाकिस्तान के हर कैदी को ये कानून ये हक देता है। और मुझे वो वक्त याद है कि बिलावल भुट्टो साहब गए थे कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने, और मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, उनके साथ था। उस मुलाकात में हुकूमत ने रुकावट नहीं डाली। हम वहां पर कुछ 1.5 घंटा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, सियासत ही मौजूए गुफ्तगू रही। और तो ये कोई कंसेशंस ऐसे नहीं है कि जो हम आउट ऑफ द वे कोई कंसेशंस। और फिर ये भी देखिए कि हमें एक आउट ऑफ द ब्लूज ये खबर मिलती है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालकर हॉस्पिटल लेके आया गया है, और उसके ऊपर मुकम्मल क्लैरिटी देने से हुकूमत भी गुरेजा रहती है और क्या सराइयां जन्म लेती हैं। तो ये जहां पर एक इतनी बड़ी सियासी शख्सियत का मामला हो, वहां पर एटलीस्ट हम ये तवक्को करते हैं कि एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी उसमें दिखाई जाएगी। बाकी 8 फरवरी का जो दिन है वो पाकिस्तान में हमारे एतबार से ही नहीं, बल्कि आप इवन के मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात पीपल्स पार्टी भी बारहा 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर अपने ही हलीफ मुस्लिम लीग नून को टॉन्ट कर चुकी है। तो वो एक ऐसा दिन है कि जिसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, उनकी तज़हीक हुई, तो ऑपोजिशन क्यों वो दिन ना मनाए। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद, जिस तरह दिन मनाने पे नहीं ज़ाहिर, और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी तंज करते रहते हैं कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं है हमारी सिंध में, बट आप जो कह रहे हैं कि मनाए क्यों ना, मनाने पे नहीं, वो कह रहे हैं कि वायलेंस का खतरा रहता है। जब आप शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल देते हैं, जो हिस्ट्री है तहरीक इंसाफ की, उसको देखकर वायलेंस का खतरा रहता है। तो उसके बाद क्या प्लान है और 8 फरवरी को क्या प्लान है? फिर मैं राणा साहब की तरफ जाऊंगा। 8 फरवरी को हमने हड़ताल की कॉल दी है। हमने पाकिस्तान के लोगों से ये दरखास्त की है कि ये आपकी तज़हीक का दिन था, आपके वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और अपने घरों में रहिए। हमने बाहर निकलकर कोई वायलेंस की कॉल, एहतजाज की कॉल नहीं दी। और वायलेंस हम समझते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये समझती है। महमूद खान अचकज़ई साहब इस बारे में बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कह चुके हैं कि ना हमने किसी को पत्थर मारना है और ना ही हमने किसी को गाली देनी है।
बल्कि उन्होंने तो पीटीआई के मगर सोशल गौर साहब, जितनी मीडिया फिर के अगर लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं आप, तो जितनी तैयारियां नजर आ रही हैं उसके मुताबिक तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में शटर डाउन हड़ताल होगी, सिंध में और बलूचिस्तान में एज यूजुअल काम चल रहा होगा, और लाहौर में लोग बसंत मना रहे होंगे। लेट्स सी 8 फरवरी, ये गुफ्तगू हम 9 फरवरी को बैठकर करेंगे, अभी तो 8 फरवरी आनी है, और फिर उसके बाद का जो लाएअमल है, ऑफ कोर्स देखें हम इस बात को तस्लीम करते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा और ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि हर दौर के अंदर लोगों के साथ ज्यादतियां हों, हम इन चीजों से नजरें नहीं चुरा सकते। हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने हिस्से की गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी। जो आज के दौर में हो रहा है वो गलतियां मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी, और जो इससे पहले गलतियां हुई तहरीक इंसाफ के दौर में वो उनके हिस्से में आएंगी। राना साहब खुद एक विक्टिम रहे, और उनकी, मैं समझता हूं कि इन तमाम मुश्किलात में से गुजरने के बावजूद उनका बड़ा दिल है कि इस ज़मन में उन्होंने फिर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, संजीदगी दिखाई, और उनके ऊपर जो केस डाला गया था, हेरोइन का केस, इंतहा थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। तो ये और फिर दीगर उस वक्त के जो ऑपोजिशन के लोगों के साथ हुआ, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और इसी तरह आज के भी जो चीजें हो रही हैं इनकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सो आई होप कि हम इस तमाम मुश्किल और पोलराइज्ड माहौल में पाकिस्तान की खातिर कोई रास्ता निकालने और सियासत के अंदर ये बड़ी बड़ी मज़बूत बात है राना साहब। तो फिर आप अपनी इस कमिटमेंट पर कायम हैं कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात फैमिली से करा दी जाएगी, पार्टी के लोगों से करा दी जाएगी, ये जो मुलाकात नहीं हो रही है पिछले 2 माह से, ये सिलसिला खत्म होगा, जो उनका हक है वो दिया जाएगा उन्हें? देखें, शाहजेब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका ये हक है, लेकिन हर हक जो है उसके साथ कोई ना कोई जो है वो ऑब्लिगेशन भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हाई कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ है वहाँ पे तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला हुआ है। हाई कोर्ट ने ही 2 दिन मुकर्रर किए हैं, मंगल और जुमेरात। हाई कोर्ट ने ये तशख़ीस की है कि तजवीज़ की है कि इतने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, एक दिन फैमिली होगी, दूसरे दिन वकला होंगे। हाई कोर्ट ने ही वहाँ पे कुछ जो है वो यानी ऑब्लिगेशंस इन पे भी डाली हैं कि आप जब मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस मुलाकात को आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मामला ये है कि अगर आपको हक चाहिए या हक की बात है तो फिर उस हक को हासिल करने के लिए जो ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर हैं वो भी पूरी करनी चाहिए। वो नहीं पूरी की गई, बल्कि उनको इस हद तक जो है वो मिसयूज़ किया गया कि और ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें जो है वो दोहराई गई रियासत के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, रियासत की वजूद के ख़िलाफ़, कि जिनको यहाँ पे जो है वो दोहराया नहीं जा सकता। अब रही बात इसकी कि जी 8 फरवरी को सिर्फ दिन मनाया जाएगा पुरअमन, ये आज ही अलीमा खान साहबा का जो बयान है, अगर उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास तो वो खोखर साहब को सुनवाएं वो कि वो क्या कह रही है। जी खोखर साहब। जी, मेरे इल्म में नहीं है कि अलीमा खानम ने क्या कहा है, मैं देख लूंगा, लेकिन हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है कि पुरअमन एहतजाज और अपने घरों में बैठकर हड़ताल, बंद का मतलब बंद, कारोबार, सड़कें, आपके दुकानें, हमारी अपील है पाकिस्तानी अवाम से कि उस दिन आपकी तज़हीक हुई है और उस दिन ये पैगाम आपकी तरफ से आना चाहिए। बाकी हम सियासत के अंदर रास्ता निकालने के लिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि सारी कॉस्ट इस सियासी इंतशार की पाकिस्तान के लोग अदा कर रहे हैं, इसके लिए हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को कई हफ्तों से धमकियों और खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के बाद इस हफ्ते दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई थी। तुर्की, कतर और मिस्र की कोशिशों के नतीजे में तवक्को की जा रही थी कि जुमे को इस्तांबुल में अहम मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान समेत खित्ते के कई दीगर ममालिक को भी इन मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर अब ईरान ने मुज़ाकरात की जगह और तरीक़ाकार में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। साथ ही अमरीकी फोर्सेज ने बहरा अरब में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया है और यह दावा भी कर दिया है कि ईरानी फोर्सेज ने गल्फ में एक अमरीकी कमर्शियल बहरी जहाज़ के अमले को हिरासा किया है। इन वाक़यात के बाद
दोनों ममालिक के दरमियान नाजुक मुज़ाकरात एक बार फिर खदशात और कशीदगी का शिकार हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ईरान को खबरदार कर रहे हैं कि अगर मुआहदा ना हुआ तो सख्त नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। और कल सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास पहले भी मुआहदा करने का मौका था, मगर उन्होंने नहीं किया, जिसके बाद हमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करना पड़ा और अब उम्मीद है कि हमें ऐसा ना करना पड़े। On Iran, are the negotiations still happening this week? Yeah. Where will they be, and what do you need to hear from Iran? The rollover, but they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. Where will the meeting be? It seems like I can't tell you that. ट्रंप के मुताबिक मुज़ाकरात जारी हैं और वो चाहते हैं कि कुछ तय हो जाए। ऐसे में ईरान भी मुज़ाकरात पर राजी है, मगर उसे इस हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और जगह पर एतराज़ है। इसीलिए ईरान ने मुज़ाकरात की जगह और तरीक़ाकार में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। साथ ही ईरान को मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत पर भी एतराज़ है और वो सिर्फ जौहरी मामले पर बातचीत करना चाहता है। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को एक इलाकाई जरिए ने बताया कि ईरान मुतालबा कर रहा है कि इस हफ्ते अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात तुर्की के बजाय ओमान में हों और बातचीत का दायरा कार सिर्फ जौहरी मामलात पर दो तरफा मुज़ाकरात तक महदूद रखा जाए। ईरान की जानिब से जुमे को इस्तांबुल में मुतवक्के मुज़ाकरात की जगह और एजेंडा तब्दील करने का यह मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इलाकाई फरीक़ैन इस कशीदगी के खात्मे के लिए दबाव डाल रहे हैं। ईरान के मुतालबात से आगाह एक इलाकाई सिफारतकार के मुताबिक ईरान बातचीत का तरीका बदलना चाहता है, वो इसका दायरा तब्दील करना चाहता है। इलाकाई सिफारतकार ने मजीद कहा कि ईरान सिर्फ अमरीकियों के साथ जौहरी मामले पर बात करना चाहता है, जबकि अमरीका दीगर मौज़ूआत भी शामिल करना चाहता है, जैसे कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन और खित्ते में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स की सरगर्मियाँ। ईरानी न्यूज़ एजेंसी नूर न्यूज़ के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुज़ाकरात की जगह के बारे में मुशावरत अभी जारी है। तर्जुमान ने कहा कि आइंदा दिनों में मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए मनसूबाबंदी की जा चुकी है और तुर्की, ओमान और चंद दीगर ममालिक ने मुलाकात की मेज़बानी पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। रॉयटर्स ने मज़ीद लिखा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते के कई दीगर ममालिक के वुज़रा की शिरकत भी मुतवक्के थी। लेकिन एक इलाकाई ज़रिए का कहना है कि ईरान अब सिर्फ अमरीका के साथ दो तरफा मुज़ाकरात चाहता है। इससे पहले एक दूसरे इलाकाई ओहदेदार ने बताया था कि सिफारती कोशिश की अव्वलीन तरजीह तसादुम से बचना और कशीदगी को कम करना है। 6 मौजूदा और साबिक ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक ईरानी क़यादत की तशवीश बढ़ रही है कि अमरीकी हमला उसकी इक़्तिदार पर गिरफ्त को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि अमरीकी हमले से पहले से ही गुस्से में मुब्तला ईरानी अवाम दोबारा सड़कों पर निकल सकते हैं। इससे पहले अमरीका के करीबी इत्तेहादी और तेल पैदा करने वाले बाअसर अरब मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा था कि खित्ता एक और तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। खलीजी अरब रियासतों को खदशा है कि अगर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान अपनी धमकी के मुताबिक उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। ईरानी ज़राए ने गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स को बताया था कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए 3 शराइत रखी थी। पहली शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी सिफर कर दी जाएगी। दूसरी शर्त के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद होंगी और तीसरी शर्त यह है कि ईरान खित्ते में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत ख़त्म कर देगा। वाज़ेह रहे कि ईरान तवील अरसे से कहता आ रहा है कि ये तीनों मुतालबात उसकी खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी हैं, लेकिन 2 ईरानी ओहदेदारों का कहना है कि ईरान की मौजूदा क़यादत यूरेनियम अफजोदगी के बजाय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात में ज़्यादा बड़ी रुकावट समझती है। एक ईरानी ओहदेदार ने कहा कि कोई पेशगी शर्त नहीं होनी चाहिए और ईरान यूरेनियम अफजोदगी के मामले में लचक दिखाने के लिए तैयार है, जिसमें 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम हवाले करना और ज़ीरो अफजोदगी की शर्त कबूल करना भी शामिल है। जबकि ईरान का खित्ते में असर वसूख इसराइल की जानिब से उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स पर हमलों के बाइस कमज़ोर हो गया है, जिनमें गजा में हमास, लबनान में हिजबुल्ला, यमन में हौसी बागी और इराक में शिया मिलिशियाएं शामिल हैं। इसके अलावा शाम में साबिक सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे से भी खित्ते में ईरान की पोजीशन मुतासिर हुई है। ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ सिर्फ जौहरी मामलात पर बातचीत चाहता है, मगर अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक तकरीब के दौरान कहा है
कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात ज़रूरी है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक तकरीब के दौरान कहा कि अमरीका इस हफ्ते ईरान से मुलाकात के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत में ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू होना ज़रूरी है। मार्को रूबियो ने सहाफ़ियों से कहा कि अगर ईरानी हुक्काम मुलाकात करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात की जगह पर बातचीत अभी जारी है और ईरानी हुकूमत ने पहले जुमे को तुर्की में होने वाली मुलाकात के एक तरीक़ाकार पर इत्तफाक किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ जुमे को तयशुदा मुलाकात में शिरकत के लिए तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान अमरीकी फ़ौज ने कल बहरा अरब में एक ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया है और अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ये ड्रोन सदर ट्रंप की जानिब से हाल ही में ईरान में मुमकिन अमरीकी कार्रवाई के लिए भेजे गए तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ रहा था। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने बताया है कि मंगल को उसने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है जो बहरा अरब में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन के करीब जारहाना अंदाज में आ रहा था। रॉयटर्स ने मजीद लिखा है कि अमरीकी फ़ौज के हाथों ईरानी ड्रोन मार गिराए जाने की खबर के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फ़ी बैरल $1 से ज़्यादा बढ़ गई थी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी ड्रोन गैर वाज़े इरादे के साथ अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ की तरफ परवाज़ कर रहा था, जिसे अमरीका के F-35 लड़ाका तैयारे ने मार गिराया। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक इस वाक़े में किसी अमरीकी फ़ौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान का बैनुल-अक़वामी पानियों में एक ड्रोन से राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी फ़ौज ने मज़ीद कहा है कि इस ईरानी ड्रोन के गिराए जाने के चंद घंटों बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में होने वाले एक अलग वाक़े में ईरान की पासदारान इन्क़लाब फोर्सेस ने अमरीकी परचम वाले एक कमर्शियल जहाज़ को हिरासां किया है, जिसका अमला भी अमरीकी है। कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक पासदारान इन्क़लाब फोर्सेस की 2 कश्तियाँ और एक ड्रोन तेज़ रफ्तारी से कमर्शियल बहरी जहाज़ के करीब आए और इस तेल बरदार जहाज़ पर सवार होने और उसे कब्जे में लेने की धमकी दी। मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप वैनगार्ड के मुताबिक ईरानी कश्तियों ने टैंकर को इंजन बंद करने और ईरानी फौजियों के सवार होने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया, मगर टैंकर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और अपना सफ़र जारी रखा। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने मजीद बताया कि अमरीकी नेवी का जंगी जहाज़ मैकफॉल इस इलाके में मौजूद था और उसने कमर्शियल जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस हवाले से फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि ईरानी ड्रोन अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ रहा था, इसलिए सेंटकॉम ने उसे गिराने का फैसला किया। कैरोलाइन लेविट ने मुज़ाकरात के हवाले से भी बताया कि सदर ट्रंप अब भी सिफारतकारी को तरजीह देते हैं और इस हफ्ते ईरानी हुक्काम से स्टीव विटकॉफ की मुलाकात अभी भी तय है। अमरीकी हुक्काम अब भी इस हफ्ते ईरानी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं और यह खबर भी सामने आई है कि अमरीका ने ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की लोकेशन तुर्की से ओमान मुंतकिल करने के मुतालबे से इत्तफाक भी कर लिया है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ज़राए के मुताबिक हालिया वाक़यात और नए मुतालबात से यह खतरा बढ़ रहा है कि सदर ट्रंप सिफारती रास्ता छोड़कर फौजी ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब ट्रंप खित्ते में पहले ही भारी फौजी ताकत जमा कर चुके हैं। ज़राए का कहना है कि ईरान हालिया दिनों में तय पाने वाली मुफाहमतों से पीछे हट रहा है। हालांकि कई ममालिक को पहले ही मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी जा चुकी थी। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय ओमान में हो। ईरान ये भी चाहता है कि बातचीत सिर्फ अमरीका के साथ हो और उसमें दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक बतौर मुबस्सिर शामिल ना हो। मामले से वाकिफ एक जरिए ने बताया कि इसकी वजह यह है कि ईरान मुज़ाकरात को सिर्फ जौहरी मामलात तक महदूद रखना चाहता है और मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे मौज़ूआत पर बात नहीं करना चाहता, जो खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम है। एक अरब जरिए के मुताबिक अब तवक्को है कि मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे और ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के मुतालबे से इत्तफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस बात पर अभी बातचीत जारी है कि आया खित्ते के दीगर ममालिक ओमान में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होंगे या नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। लाहौर में बसंत का 3 रोज़ा त्यौहार 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने 18 साल बाद इस तारीखी त्यौहार पर आयद पाबंदी सख्त कवायद और जवाबित के साथ उठाने का फैसला किया है और उनकी इन्फोर्समेंट का वादा किया है। पतंगबाजी पर पाबंदी 2007 में उस वक्त आयद की गई थी जब तेज़ धार डोर की वजह से मोटरसाइकिल सवारों और पीछे बैठने वालों की अमवात और शदीद ज़ख्मी होने के वाक़यात में इजाफा हो गया था। और अब बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। छतों की तज़ीन और आराइश की जा रही है, गलियां, बाजार और घर भी सजाए जा रहे हैं।
एक बड़ी तादाद में शहरी पतंगें, डोर और सामान खरीद रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने महफूज बसंत के हवाले से अहम हिदायत भी जारी की हैं। पतंगबाजी की इजाज़त सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को होगी। तमाम मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती रॉड लगाना लाजमी है। नायलॉन, केमिकल या धाती धागे की तैयारी और फरोख्त सख्ती से मना है। किसी भी किस्म की हवाई फायरिंग या असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। रिहायशी इलाकों में शोर शराबा, मौसीकी और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मना है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पतंगबाजी की तंजीमों को मुतल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर किया गया है, जबकि दुकानदारों की भी रजिस्ट्रेशन की गई है। इसके अलावा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक पोस्ट में लिखा कि पतंगबाजी के सामान पर भी QR कोड लगाया गया है ताकि पतंग बनाने वाले को, बेचने वाले को और ख़रीदार को भी ट्रैक किया जा सके। महकमा मौसमियात ने बसंत के मौके पर मौसम मौजू रहने की इतला दी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में दिन के औकात में मौसम खुश्क जबकि आसमान साफ रहने का इम्कान है, जो पतंगबाजी के लिए मौजू है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल बसंत कंट्रोल रूम में खिताब करते हुए बसंत के हवाले से SOPs और तफसीलात बताई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत का मौका दें। जो डोर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन मटेरियल का होगा, जिसकी 9 तारें होंगी, 28 काउंट से कम नहीं होगा। जो मांझा है उसका चरखी is not allowed. Permissible size से beyond गुड्डी हो या गुड्डा हो वो नहीं allowed. Metallic wires, nylon cords और any other material allowed नहीं है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप पे कानून अप्लाई होगा। Kite flying is allowed only in लाहौर। सिर्फ एविएशन का एरिया है, उसमें काइट फ्लाइंग अलाउड नहीं है क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है सेफ्टी के साथ। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को हम मना रहे हैं। उससे पहले और उसके बाद बसंत अलाउड नहीं है। लाहौर में इस वक्त बसंत के हवाले से क्या जोशो खरोश है और क्या तैयारी है। लिबर्टी चौक से जियो पाकिस्तान के जबरदस्त मेजबान अब्दुल्ला सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, सबसे पहले बताइएगा, ज़ाहिर है आप खुद लाहौरी हैं, कराची शिफ्ट हो गए हैं, मगर सिर्फ बसंत कवर करने के लिए लाहौर गए हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लाहौरियों का क्या मूड है? शाहजेब, मैं इस वक्त लिबर्टी चौक लाहौर पे मौजूद हूँ, लिबर्टी राउंड अबाउट पे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कान पड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी बिकॉज साउंड सिस्टम पे ऊंचे ऊंचे बसंत के गाने बजाए जा रहे थे। वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी देर के लिए ज़रा आवाज़ आहिस्ता कर दें। पीछे एक अजबी मंजर है, लिटरली एक अजबी वाइब है। हमने लाहौर में सारी उम्र बसंत मनाई है, लेकिन जो इस मरतबा हम समा देख रहे हैं, शायद वाकई लग रहा है कि लाहौरी बड़े सालों से और बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे इस त्यौहार को मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का। The whole city is smiling, the whole city is trying to celebrate. हर कोई अपने अपने प्लान्स बता रहा है, शेयर कर रहा है। लिबर्टी राउंड अबाउट पे इस वक्त फैमिलीज, लड़के लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग सैकड़ों की तादाद में यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हर कोई अपने लिए टिकटॉक्स बना रहा है, हर कोई तस्वीरें खींच रहा है, हर किसी की कोशिश है कि उसकी तस्वीर अच्छी से अच्छी आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले उसे सोशल मीडिया पे। और बाय द वे, सोशल मीडिया के जमाने की भी ये पहली बसंत है, जेन जी की भी पहली बसंत है और दुनिया का वाहिद त्यौहार है ऐसा जहां पूरा का पूरा शहर छतों पे होता है। तमाम महकमों ने और पर्टिकुलरली हुकूमत ने जिसे कहते हैं ना मेटिकुलस प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम किया है। हमारे एक तरफ यहाँ कैंप लगा हुआ है जहाँ पर वो बाइकर हजरात जिनके पास ये सेफ्टी रॉड नहीं है वो आए और मुफ्त लगवा कर जाएं। ऐसे कैंप शहर में मुताद्दिद मकामात पे कायम हैं। जगह जगह हमें हिफाजती इकदामात क्या हैं बसंत के लिए, क्या हमने फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। हमें स्क्रीन्स नजर आती हैं, हमें बैनर्स नजर आते हैं, हमें पेनाफ्लेक्सेस नजर आते हैं, टेलीविजन पे, रेडियो पे, हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। बात हो रही है बहार की, बात हो रही है बसंत की, बात हो रही है लाहौरी खाबों की। एंड 58 करोड़ रुपए की सुबह तक की इत्तलात के मुताबिक पतंगे, गुड्डियां फरोख्त हो चुकी हैं। और अदरवाइज जो इकोनॉमी है, चाहे वो होटल्स की बुकिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे एयरलाइन का कारोबार हो, चाहे बसेस हो, वो इसके अलावा है। सो लाहौरियों, आपके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन है फॉर द 3 days। कोशिश करें बाइक पे कम सफर करें, अदरवाइज आपको हिफाजती इकदाम पता है, रॉड लगानी है, डोर कौन सी इस्तेमाल करनी है, पतंग किस साइज से बड़ी नहीं इस्तेमाल करनी है। हम सब ने मिलकर इस बसंत को कामयाब बनाना है ताकि दोबारा पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर आना शुरू कर दे। बसंत को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं लाहौर के अवाम, बहुत एक्साइटेड हैं अब्दुल्ला सुल्तान, साथ ही नुमाइंदा जियो न्यूज़
लाहौर मियाँ आबिद मोची गेट से तफसीलात बता रहे हैं। बसंत जो है वो एक त्यौहार नहीं बल्कि लाहौर की सकाफत का एक हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है शहरी जौक दर जौक, ये आज नहीं 1 फरवरी से जब ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है तो बड़ी तादाद में लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम लोग जो हैं, बल्कि फैमिलीज़ के साथ भी लोग आ रहे हैं, पतंगे खरीद रहे हैं, डोरें खरीद रही हैं, इसके साथ ग्लव्स खरीद रहे हैं, बाजे खरीद रहे हैं। और अंदरून लाहौर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी छतों के ऊपर इंतजाम किए गए हैं। अंदरून लाहौर के साथ साथ बाहर के जो इलाके हैं जैसे इकबाल टाउन है, गड़ी शाह है, इचरा है, वहाँ पे भी पतंगबाजी होगी, मॉडल टाउन में होगी। हाँ, एयरपोर्ट और उसके गिरदोनवा में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पतंगबाजी ममनू है, लेकिन दीगर इलाकों में पतंगबाजी जो है वो पूरे जोश व खरोश में मनाई जाएगी। हमारी जो बात हुई है लोगों से, उनका कहना यह है कि ये सिर्फ लाहौर ये नहीं है भाई, जिंदा दिलों का शहर तो ज़रूर है, लेकिन जिंदा दिली देखने के लिए लाहौर के बाहर जो दूसरे शहर हैं वहाँ से भी लोग आए हुए हैं और दूसरे गैर मुमालिक से भी बड़ी तादाद में जो हैं वो विजिटर यहाँ आए हुए हैं। जो गुड्डा या पतंग पहले 100-150 में मिलती थी, आज सैकड़ों में चली गई है, हज़ारों में चली गई है। जो डोर है, अभी हमारी कुछ कस्टमर से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि एक पिन्ना जो 3 से 4 किलोमीटर तक उसमें डोर होती है, पतंग आप उड़ा सकते हैं, वो 25,000 रुपये में इस वक्त मिल रहा है। महंगाई की सतह तो ये पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से जो हमारी बात हुई है उनका कहना ये है कि 3 दिन यानी कल रात 12 बजे तक 54 करोड़ की पतंगें और डोरें जो हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं। डोर और गुड्डा खरीदने हैं मगर रेट ही नहीं समझ आ रहे। इधर कोई 200 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, लाके 50-60 रुपये लागत है गुड्डे के ऊपर। तकरीबन 2500 का गुड्डा लिए है, डोर कहाँ से ले ये मुझे बताओ। 20,000 रुपये का पिन्ना मांगते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो बसंत है, मैं तो कहता हूँ कि ये बसंत जो है हमारी KPK में मनाना चाहिए, सिंध में भी मनाना चाहिए, जहाँ भी हो, ये पूरी पाकिस्तान के अंदर जो ये मनाना चाहिए। बसंत मनाइए, SOPs की पाबंदी कीजिए ताकि सब महफूज रहें, सब मज़ा करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।